नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अपने मूल दायरे से आगे बढ़कर राष्ट्रीय प्रगति के लिए आजीवन प्रतिबद्धता का प्रतीक। पिछले वित्त वर्ष में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 14% बढ़कर 81 अरब डॉलर से अधिक हुआ। अमेरिका ने छात्र वीजा साक्षात्कार पर रोक लगाने का आदेश दिया। आवेदकों की सोशल मीडिया जांच के विस्तार पर विचार। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर क्वालीफायर में जगह बनाई। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में कल गुजरात शहरी विकास की 20 वर्ष की गाथा के उत्सव पर प्रधानमंत्री ने भारत की महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने पर गर्व व्यक्त किया। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे। अगर 25-30 करोड़ लोग संकल्पबद्ध होकर के अंग्रेजों को यहां से निकाल सकते हैं तो आने वाले 25 साल में 140 करोड़ लोग विकसित भारत बना भी सकते हैं। भारत के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर श्री मोदी ने कहा कि पूर्व औपनिवेशिक शक्ति से आगे निकलना ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अब तीसरे स्थान पर पहुंचने की कोशिशें जोर पकड़ रही हैं। हम दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने और मुझे याद है हम जब 6 से 5 बने थे तब देश में और ही उमंग था। और उसका कारण ये था कि 250 साल तक जिन्होंने हम पर राज किया था ना, उस यूके को पीछे छोड़ करके हम 5 बने थे। लेकिन अब 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है। और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री ने 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की भारत की महत्वाकांक्षा को भी दोहराया। ऑपरेशन सिंदूर के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि ये अपने मूल दायरे से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय प्रगति के लिए आजीवन प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य पहल नहीं है बल्कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। और जब मैं सैन्य बल और जन बल की बात करता हूं तब ऑपरेशन सिंदूर जन बल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने। प्रधानमंत्री ने गुजरात की 2 दिन की यात्रा के दौरान 82,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। भारत में वित्त वर्ष 2024-25 में 81 अरब 4 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। यह वित्त वर्ष 2023-24 के 71 अरब 28 करोड़ डॉलर की तुलना में 14% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि 2024-25 में कुल निवेश का सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक 19%, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 16% तथा ट्रेडिंग में 8% निवेश हुआ। सरकार ने निवेशक अनुकूल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति लागू की है। इससे अधिकांश क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 100% मार्ग खुल गए हैं। आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के बयान में कहा गया है कि आईटीआर फॉर्म में महत्वपूर्ण संशोधन और आवश्यक दस्तावेज हासिल करने का समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। अमेरिका ने विद्यार्थी आवेदकों के लिए वीजा के नए साक्षात्कार को रोकने के आदेश दिए हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्यिक दूतावास कार्यालयों को ऐसे ही निर्देश जारी किए हैं। ट्रंप प्रशासन आवेदकों के सोशल मीडिया प्रोफाइल को कड़ाई से जांच करने पर विचार कर रहा है। ये निर्देश अमेरिकी स्कूलों और कॉलेजों में विदेशी विद्यार्थियों के प्रवेश को रोकने के लिए मौजूदा जांच प्रक्रियाओं के व्यापक उपयोग को दर्शाता है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें स्वदेशी शक्ति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि युद्ध से सबसे अच्छा बचाव तभी होता है जब हम शक्ति की स्थिति में हो। शांति तभी सुनिश्चित होती है जब युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शक्ति केवल तकनीकी क्षमता या पारंपरिक हथियारों से नहीं आती, बल्कि ये जनता से भी आती है। उपराष्ट्रपति निवास में कल राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री धनखड़ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिन के दौरे पर मुंबई जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के 65वें और 66वें दीक्षांत समारोह की वे अध्यक्षता करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उत्सव मनाते हुए राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन करता है। सशस्त्र बलों की श्रद्धांजलि स्वरूप आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम सूबेदार जोगिंदर सिंह का स्मरण कर रहे हैं। उन्हें 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने पर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सूबेदार जोगिंदर सिंह ने नेफा के तवांग सेक्टर में एक पलटन का नेतृत्व किया। यह पलटन बमला अक्ष पर टोंगपेंगला क्षेत्र में एक रिज पर रणनीतिक स्थिति में था। 20 अक्टूबर को सूबेदार सिंह की पलटन ने मैकमोहन रेखा के पार एक चीनी सैन्य निर्माण देखा, जो आने वाले दिनों में होने वाली किसी हमले का संकेत था। 23 अक्टूबर की सुबह चीनियों की 3 टुकड़ियां, जिसमें हर टुकड़ी में 200 सैनिक शामिल थे, उन्होंने तोप और मोर्टार से एक बड़ा हमला किया। संख्या में कम होने के बावजूद भी सूबेदार सिंह की पलटन ने जबरदस्त जवाब देते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाकर उसे पीछे धकेल दिया। हमले में सूबेदार जोगिंदर सिंह की जांघ घायल होने के बावजूद वे अपनी पलटन के साथ डटकर खड़े रहे और अपने सैनिकों को प्रेरित करना जारी रखा। जब दुश्मन की ओर से अंतिम और सबसे शक्तिशाली हमला हुआ, तब सूबेदार सिंह के पास गोला बारूद समाप्त हो गया था और कुछ ही लोग बचे थे। तब उन्होंने एक मशीन गन से दुश्मन पर वार कर उसे काफी नुकसान पहुंचाया। जब स्थिति और बिगड़ गई तो उन्होंने और उनके शेष सैनिकों ने बेनेट से दुश्मन पर हमला किया, जिसमें दुश्मन के कई सैनिक मारे गए। उनके असाधारण साहस, नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सूबेदार जोगिंदर सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय सेना ने हाल ही में विशेष कार्यक्रम में एकता शक्ति का आयोजन करके फिरोजपुर के नागरिक प्रशासन और नागरिकों के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उत्सव मनाया। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आवश्यक सेवा और सुरक्षा सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण सहयोग तथा योगदान के लिए जिला प्रशासन के कई सरपंचों, पंचों, किसानों, अन्य नागरिकों तथा अधिकारियों को सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास बैसरन में 22 अप्रैल के दुखद आतंकी हमले के 26 पीड़ितों की याद में स्मारक बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए सुझाव मांगे जाएंगे कि स्मारक न केवल भव्य हो बल्कि गरिमापूर्ण और सम्मानजनक भी हो। देश भर से आए ट्रैवल और टूर ऑपरेटरों की सभा में कल मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के महत्व पर बल दिया। सुरक्षा चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने सख्त उपायों की आवश्यकता पर भी बल दिया। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने का भारत का संदेश सीमा पार से आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विश्व भर में भेजे गए भारत के बहुदलीय प्रतिनिधि मंडलों की यात्रा के दौरान अलग अलग देशों में नेताओं, सांसदों, बुद्धिजीवियों, मीडिया और नागरिक समाज के साथ उनकी बातचीत में गूंज रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में पनामा पहुंचे भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने वहां की संसद के अध्यक्ष डाना कास्टानेडा के साथ बातचीत की। इस दौरान श्री थरूर ने कहा कि भारत को युद्ध छेड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ऐसा महसूस किया गया कि आतंकवाद से जुड़ी हरकतों का उचित दंड अवश्य दिया जाना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की नेता सुप्रिया सूले के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल दक्षिण अफ्रीका पहुंचा है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष मानसून सीजन में देश भर में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून से सितंबर के बीच होने वाली वर्षा मौसमी औसत से अधिक रहने की संभावना है।
देश के लिए खुशखबरी है। वर्षा सामान्य से ज्यादा होने का संभावना है और क्वांटिटेटिवली 106% वर्षा होने का संभावना है। 5 जून से 30 सितंबर का क्यूमुलेटिव रेनफॉल तो देखें। सिमिलर जून महीने की बात करें, जून महीने में भी एबोव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है और हीट वेव कंडीशंस भी बिलो नॉर्मल होने का संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी रह सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर पूर्वी यूक्रेन में रूस के बढ़ते सैन्य हमले पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति संघर्ष विराम वार्ता को अस्वीकार करके आग से खेल रहे हैं। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल। आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ में ग्रुप स्टेज के अंतिम मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अंक तालिका में दूसरे, जबकि पंजाब किंग्स शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने निर्धारित 20 ओवर में 227 रन बनाए। बेंगलुरु ने 19वें ओवर में 4 विकेट पर 230 रन बनाकर मैच जीत लिया। जितेश शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल पहले क्वालिफायर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे, जबकि शुक्रवार को एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। दूसरा क्वालिफायर मैच 1 जून को और फाइनल मैच 3 जून को खेला जाएगा। इसके अलावा सिंगापुर ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज भी पहले दौर के मैच होंगे। प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में आज भारत के लक्ष्य सेन का सामना ताइवान के लिन चुन यी से होगा। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की आकर्षि कश्यप, उन्नति हुडा और अनुपमा उपाध्याय चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी की भारतीय जोड़ी का सामना मलेशिया के चुंग होन जियान और मोहम्मद हैकाल की जोड़ी से होगा। महिला डबल्स में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ताइवान की चिंग तुंगयान और चिंग हुई चांग से खेलेंगी। भारत की पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय ने कल सिंगल्स स्पर्धाओं के दूसरे दौर में प्रवेश किया। महिला सिंगल्स में सिंधु ने कनाडा की वेन यू झांग को हराया, जबकि पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में प्रणॉय ने डेनमार्क के रासमुस जेमके को पराजित किया। नौसेना नाविका सागर परिक्रमा 2 के विजयी दल का स्वागत करने के लिए भारतीय नौसेना पूरी तरह से तैयार है। नौसेना के एक बयान में कहा गया है कि इस दुर्लभ उपलब्धि को पूरा करके लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के कल गोवा के तट पर पहुंचेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर ध्वज समारोह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोवा के मोरमुगांव बंदरगाह पर करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज। धन्यवाद निखिल। देश में बनेंगे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान आज अधिकतर अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पहली बार निजी क्षेत्र को भी मिलेंगे अवसर। पंजाब केसरी लिखता है, वायुसेना की क्षमताओं में बढ़ोतरी के लिए फाइटर जेट कार्यक्रम को मंजूरी। दैनिक जागरण लिखता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मंजूरी, डीआरडीओ की होगी बड़ी भूमिका। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। वीर अर्जुन और अमर उजाला की सुर्खी है, आतंकवाद पाकिस्तान की युद्ध रणनीति। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री के इन शब्दों को दिया है, आतंकी घटनाओं के लिए विभाजन जिम्मेदार, कटनी थी जंजीरें लेकिन काट दी भुजाएं। बिजनेस स्टैंडर्ड की सुर्खी है, भारत के ज्वेलरी बाजार में दर्जन भर विदेशी ब्रांड्स की एंट्री, देश में अमीरों की संख्या तेजी से बढ़ी। जनसत्ता की खबर है, नेपाली शेरपा गाइड ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर अपना ही कीर्तिमान तोड़ा। हिंदुस्तान के खेल पन्ने की सुर्खी है, उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह ने दक्षिण कोरिया में एशियाई एथलेटिक्स के 10,000 मीटर दौड़ में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अपने मूल दायरे से आगे बढ़कर राष्ट्रीय प्रगति के लिए आजीवन प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पिछले वित्त वर्ष में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 14% बढ़कर $81 अरब से अधिक हुआ। अमेरिका ने छात्र वीजा साक्षात्कार पर रोक लगाने का आदेश दिया। आवेदकों की सोशल मीडिया जांच के विस्तार पर विचार। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर क्वालिफायर में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।